नमस्ते स्टूडेंट्स। आज की इस ऐतिहासिक चर्चा में हम एक ऐसे दिन की बात करने वाले हैं जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 13 अप्रैल 1919। एक ऐसा दिन जो शुरू तो खुशियों के त्योहार के रूप में हुआ था, लेकिन भारत के इतिहास का सबसे काला दिन बन गया। आइए इस घटना की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम रॉलेट एक्ट को समझेंगे, फिर बैसाखी के दिन हुए उस जमावड़े को, जनरल डायर के उस खौफनाक हमले को, और अंत में देखेंगे कि कैसे इस घटना ने भारत पर अपना दीर्घकालिक प्रभाव डाला और कैसे उधम सिंह ने इस अन्याय का बदला लिया। तो चलिए सबसे पहले इसके पीछे की कहानी को समझते हैं। 1919 के उस दिन जो भयानक घटना घटी, उसकी जड़ें एक काले कानून में छिपी थीं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रॉलेट एक्ट आखिर था क्या। दरअसल अंग्रेजों ने एक ऐसा काला कानून पास किया था जिसके तहत वो बिना किसी कारण या बिना किसी मुकदमे के किसी भी भारतीयों को गिरफ्तार कर सकते थे। जरा सोचकर देखिए कितनी मनमानी थी ये। जाहिर है इस अन्यायपूर्ण कानून ने पूरे देश में एक भयंकर गुस्सा भर दिया था। और इसी बढ़ते हुए राष्ट्रव्यापी गुस्से के बीच आता है 13 अप्रैल 1919 का दिन। अमृतसर में बैसाखी का त्योहार मनाया जा रहा था। अगर हम घटनाक्रम को देखें तो 1919 की शुरुआत में अंग्रेजों ने ये रॉलेट एक्ट थोपा। बसंत आते आते पूरे देश में इसके खिलाफ आक्रोश चरम पर पहुंच चुका था और इसी भारी तनाव का सीधा नतीजा था कि 13 अप्रैल 1919 को हजारों लोग जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, जालियांवाला बाग कोई खुला मैदान नहीं था। ये चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ एक मैदान था और अंदर जाने या बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही संकरा सा रास्ता था। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि आगे जो हुआ उसमें इस जगह की बनावट ने एक मौत के जाल का काम किया। उस दिन जो हजारों लोग वहां जमा थे वो सब एक इरादे से नहीं आए थे। एक तरफ कुछ लोग शांतिपूर्ण तरीके से रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे बहुत से मासूम लोग और परिवार थे जो सिर्फ बैसाखी का खुशी भरा त्योहार मनाने और मेला देखने वहां आए थे। उन्हें तो अंदाजा भी नहीं था कि मौत उनके ठीक सामने खड़ी है। और फिर एंट्री होती है ब्रिटिश ऑफिसर जनरल डायर की। यहीं से इंसानियत को कुचल देने वाले उस क्रूर हमले की शुरुआत होती है। डायर अपने हथियारों से लैस सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। आते ही उसने उस इकलौते संकरे रास्ते को रोक दिया। बिना कोई चेतावनी दिए, बिना किसी को वहां से सुरक्षित निकलने का मौका दिए, उसने एक खौफनाक आदेश दिया, फायर। और फिर उन बेबस और निहत्थे लोगों पर गोलियों की बारिश शुरू हो गई। जरा इस समय सीमा के बारे में सोचिए। 10 मिनट सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन जब सामने से मशीन गनों से लगातार गोलियां बरस रही हों तो ये 10 मिनट एक सदी जैसे लगते हैं। लोग जान बचाने के लिए बदहवास भाग रहे थे, लेकिन भागते भी कहां। चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं। ये भयानक फायरिंग पूरे 10 मिनट तक बिना रुके चलती रही। और आपको पता है उन 10 मिनटों में क्या तबाही मची। लगभग 1600 गोलियां दागी गईं। 1600 गोलियों से बचने के लिए लोग अपनी जान की परवाह किए बिना वहां मौजूद एक कुएं में कूद गए। कुछ माँ बाप अपने छोटे बच्चों को सीने से लगाकर बचाने की आखिरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अंधाधुंध गोलियां बस चलती रहीं। जब अंततः वो गोलियों की बहरी कर देने वाली आवाज रुकी तो पीछे जो मंजर था वो इतिहास का सबसे दर्दनाक मंजर था। इस नरसंहार के बाद जो हुआ वो और भी शर्मनाक था। अगर आप ब्रिटिश सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट्स देखें तो उन्होंने बेशर्मी से मौतों का आंकड़ा बहुत कम करके बताया, लेकिन असल सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि सैकड़ों बेगुनाह लोग अपनी जान गंवा चुके थे और हजारों गंभीर रूप से घायल थे। ये असलियत उस सरकारी रिपोर्ट से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। लेकिन इस असीम दर्द ने देश के मनोबल को तोड़ा नहीं, बल्कि इसने भारत पर जो लॉन्ग टर्म असर डाला उसने ब्रिटिश राज की जड़ें हिला दी। इस घटना ने न सिर्फ पूरे भारत को अंदर तक झकझोर कर रख दिया, बल्कि लोगों के दिलों में आजादी की एक भयंकर आग लगा दी। सबसे अहम बात, इसी हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की। अब ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि भारत इस जुल्म के खिलाफ और चुप नहीं बैठने वाला था। तो अब हम आते हैं इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर कि कैसे कई सालों बाद इस घटना का न्याय हुआ और आज इसकी क्या विरासत है।
देखिए, इंसाफ मिलने का ये सफर काफी लंबा था। 1919 में ये हत्याकांड हुआ, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कई सालों बाद उधम सिंह नाम के एक दृढ़ निश्चयी नौजवान ने कसम खाई। वो लंदन गया और उसने उस व्यक्ति को मार गिराया जो इस पूरे नरसंहार के लिए जिम्मेदार था। उस भयानक अन्याय का बदला आखिरकार ले ही लिया गया। आज भी अगर आप जालियांवाला बाग जाएंगे तो उसकी दीवारों पर आपको वो गोलियों के निशान आज भी वैसे ही दिखेंगे। ये निशान सिर्फ एक स्मृति नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी है और इतिहास का एक ऐसा गहरा सबक है जिसे हम चाह कर भी नहीं भूल सकते। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। क्या आजादी कभी मुफ्त में मिलती है? जालियांवाला बाग के उन मासूम लोगों ने अपने खून से जो भारी कीमत चुकाई, वो हमें बार बार याद दिलाती है कि हमारी आज़ादी कितनी अनमोल है और इसके लिए कितने बड़े बलिदान दिए गए हैं। आज के सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।